कहानी की शुरुआत में ये चूतिया कई मजदूरों से घिरा हुआ दिखाई दिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मुख्य पात्र चेन लू था। सारे मजदूर उसे उसकी डिलीवरी के बारे में बता रहे थे क्योंकि उन्होंने उसके मंगाए गए सामान समय पर पहुंचा दिए थे। पहला मजदूर 100 हिस्से फ्राइड चिकन बकेट लेकर आया। उसी तरह बाकी लोग 100 हिस्से रोस्टेड डक, स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स और ब्रेज्ड क्रूसन कार्प लेकर आए। यह सब सुनकर चेन लुओ ने ठीक है कहा और उन्हें जाने को कहा। डिलीवरी पूरी होने पर वे सब जाने लगे। जाते जाते सभी मजदूर आपस में चेन लुओ की बातें करते हुए ताने मार रहे थे और उसकी चुगली कर रहे थे। एक मजदूर ने पूछा कि क्या चेन लुओ ने इतनी सारी पकवानें इसलिए मंगाई हैं क्योंकि वह कोई भूखा भूत है। दूसरे मजदूर ने कहा कि अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहला मजदूर सहमत नहीं हुआ और ताने में बोला कि चेन लुओ एक अमीर मूर्ख के अलावा कुछ नहीं है। जब सब चले गए, चेन लुओ चुपचाप खड़ा रहा। उनके जाने के बाद उसने धीरे से ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। खाने से भरे डिब्बे देखकर वह चमक सा उठा क्योंकि इतना सारा स्वादिष्ट भोजन और लजीजो चीजों के बीच होना उसे बेहद सुखद लग रहा था। चेन लुओ ने सोचा कि कौन सोच सकता था कि 3 दिन पहले तक वह अपोकलिप्स के बीच भूखा प्यासा मर रहा था। अब बड़ा सवाल यह था कि वह आखिर इतना खाना क्यों जमा कर रहा था और उसकी बातों का मतलब क्या था, क्योंकि अगर हम होते तो खुद को इसे खाने से रोकना मुश्किल होता। धीरे धीरे चेन लुओ ने अपना सारा खाना किसी तरह की वॉइड जैसी जगह में जादुई रूप से रख दिया। अब असली कहानी शुरू होती है। चेन लुओ ने बताया कि 27 दिनों बाद दुनिया पर एक भयानक आपदा आएगी जिसमें 80% इंसान ज़ॉम्बीज बन जाएंगे और बचे हुए इंसानों में से भी 90% ज़ॉम्बीज द्वारा मार दिए जाएंगे। बहुत ही कम लोग बचेंगे जिन्हें कुछ अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। उसने बताया कि लोगों को अलग अलग शक्तियां मिलेंगी, कुछ को शारीरिक शक्ति, कुछ को तत्वों वाली शक्ति और कुछ को मानसिक शक्ति। लेकिन वह अकेला इंसान था जिसे बेहद दुर्लभ स्पेस एट्रीब्यूट शक्ति मिली थी और वही वॉइड सॉवरेन कहलाया। इस शक्ति को पाने के बाद चेन लुओ ने वॉइड ट्रैवलिंग की कला को सीख लिया था, जो हमला और सुरक्षा दोनों में अत्यंत शक्तिशाली थी। इस वजह से वह अपोकलिप्स में बड़ी आसानी से जी रहा था। अपनी अपार शक्ति के बावजूद वह हमेशा दयनीय बनने का नाटक करता रहा और तब तक छिपा रहा जब तक सभी जीवित लोग मर नहीं गए। दुनिया अजीब और डरावने राक्षसों से भर गई थी और चेन लुओ को एक भी इंसान नहीं मिला। धीरे धीरे वह बहुत अकेला हो गया और जीने की इच्छा खत्म हो गई। लेकिन कहानी में मोड़ आया। चेन लुओ की किस्मत इतनी तेज थी कि वह फिर से जन्म ले आया, या शायद समय में पीछे भेज दिया गया। जब वह सोकर उठा तो उसने खुद को अपने घर में पाया। जांचने पर उसे पता चला कि वह अपोकलिप्स से 27 दिन पहले के समय में लौट आया है। वह बहुत भाग्यशाली था। पहले उसे दुर्लभ शक्ति मिली और अब उसे दूसरा मौका, पुनर्जन्म मिला। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। उसकी लगभग सारी शक्तियां चली गई थीं, पर उसकी सब स्पेस अब भी उसके पास थी जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में बनाई थी। अपोकलिप्स में सबसे जरूरी चीज खाना और सामान था क्योंकि इंसान के जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। सौभाग्य से चेन लुओ के पास सब स्पेस थी जो समय रोककर भोजन को ताजा रख सकती थी। यह समझते ही चेन लुओ बेहद खुश हुआ और उसने तय किया कि वह सब स्पेस को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करेगा। ऐसा मौका वह हाथ से नहीं जाने देगा। जब उसका सारा खाना सुरक्षित रख दिया गया, तभी चेन लुओ को फोन आया। फोन उठाते ही सामने वाला उसे तुरंत ऑफिस आने को चिल्लाकर कह रहा था। चेन लुओ हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वह इस बार अपने अंकल की चालों में नहीं फंसेगा। यह कॉल उसके अंकल का ही था और चेन लुओ तय कर चुका था कि वह अपने पिछले जन्म की गलतियां उन्हें नहीं दोहराएगा। फिर दृश्य चेन के ऑफिस में जाता है, जिससे पता चलता है कि वह एक अमीर परिवार से है और इसीलिए उसे पैसों की समस्या नहीं होती थी। ऑफिस में चेन लुओ के अंकल चेन जनान में पूछ रहे थे कि उसने 3 अरब के शेयर सिर्फ 1 अरब में क्यों बेच दिए। उन्होंने यह भी पूछा कि चेन लुओ ने उन्हें बताया क्यों नहीं और क्या वह उसे अपना अंकल नहीं मानता। लेकिन चेन लुओ शांत बैठा रहा और बिना प्रतिक्रिया दिए सुनता रहा। फिर चेन जनन बोला कि अगर कोई उसे धमका रहा है या कोई समस्या है
तो चेन लुओ उसे बताए या सिर्फ आंख झपकाए वह सब संभाल लेगा। यह सुनकर चेन लुओ के मन में शक आया क्योंकि एपोक्लिप्स में उसके कजिन चेन फेई ने बताया था कि उसके ही अंकल ने उसके माता पिता की मौत की साजिश की थी। असलियत यह थी कि चनान ने ही वह कार एक्सीडेंट करवाया था जिसमें उसके माता पिता मारे गए थे और उसने उनके छोड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स भी हड़प लिए थे। यह सोचकर चैन लुओ को दुख और गुस्सा दोनों आया कि वह सारी उम्र उसे अच्छा इंसान समझता रहा। इसलिए चैन लुओ ने अंकल से कहा कि उसे किसी ने धमकाया नहीं। उसे बस अंदेशा था कि पोर्क की कीमत फिर से बढ़कर 50 कैडी प्रति पोर्क हो जाएगी। इस वजह से उसके 1 मिलियन वाले पोर्क की कीमत 5 मिलियन हो जाएगी। वह उत्साहित होकर बोला कि शायद यह 100 कैडी प्रति पोर्क तक भी बिक सकता है, जो भविष्य में असंभव नहीं है। यह सुनकर चेन जनान बेहद गुस्से और झुंझुलाहट में भर गया और सोचने लगा कि क्या चेन लुओ सच में ऐसी बचकानी कल्पना पर भरोसा करता है। पर उसने खुद को शांत किया और पूछा कि उसने शेयर्स उसे 1.5 अरब में क्यों नहीं बेचे। चेन लुओ ने कहा कि वह पहले ही शेयर्स बेच चुका है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब वापस नहीं लिए जा सकते। यह सुनकर चेन जनान चुप हो गया और कुछ समझ नहीं आया। तभी चेन लुओ का फोन बजा। उसने माफी मांगी और बाहर जाकर कॉल उठाया। बाहर जाते समय चेन जनान ने सोचा कि उसे चेन लुओ को सबक सिखाना होगा। दूसरी तरफ चलुओ ने कॉल उठाया और पूछा कौन बोल रहा है। सामने वाले ने बताया कि उन्हें वह डॉग मिल गया है जिसे चलुओ ने ढूंढने को कहा था। वह काले बालों वाला डॉग था जिसकी एक कान मिसिंग था और उन्होंने उसे एक फोटो भेजी। उस व्यक्ति ने चलो से पूछा कि क्या यह वही खोया हुआ डॉग है। उत्साहित चेनो ने सोचा कि क्या सच में वही डॉग हो सकता है। उसने ओके कहकर जवाब दिया और कहा कि वह तुरंत चेक करेगा। चेनो ने फिर बताया कि अपोक्लिप्स के तुरंत बाद कुछ फुर्सतियों ने सुपर एबिलिटी यूजर्स की रैंकिंग की थी। तो वॉइड पहला था जो कि वहीं था। फायर का पहला एक इंसान था जिसे स्कारलेट रोज कहा जाता था और लाइटनिंग का पहला एक डॉग था जिसका नाम लाइटनिंग किंग था। चलो रैंकिंग से सहमत था, मानते हुए कि जो भी जीव जॉम्बी नहीं बना उसे एबिलिटी विकसित होने का मौका था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक डॉग होगा। अपोक्लिप्स में जब खाना नहीं था, वह डॉग उनके लिए एक ताजा खोज था। कई लोग उस डॉग पर नजर रख रहे थे, लेकिन सब नाकाम रहे। जानता था। अचानक याद आते ही चैन लुओ का मुंह पानी से भर गया क्योंकि उसे उसका स्वाद याद आ गया। जब चैन लुओ ने फोटो देखी तो उसे यकीन हो गया कि यह वही डॉग है क्योंकि उसके बाएं कान का कटा हुआ हिस्सा सबूत था। चैन लुओ ने सोचा कि अब इस जिंदगी में उसके पास अनंत खाना है, तो वह डॉग को अपना साथी क्यों ना बना ले। वह डॉग का अच्छे से ख्याल रखेगा और दोनों मिलकर अच्छा खाना और पीना एंजॉय करेंगे। फिर चेनो ने उस व्यक्ति से डॉग का एड्रेस भेजने को कहा क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह आगे बढ़ा और सोचा कि डॉग उसका इंतजार करे। वह उम्मीद कर रहा था कि डॉग उसे अपना मास्टर माने क्योंकि उसका इरादा उसे अच्छे से रखने का था। जाने से पहले चेनो ने अपने चाचा चेनन को बताया कि उसे कुछ काम है, वह जल्दी जा रहा है। चेन जिनन ने ओके कहा और कहा कि फिर जल्दी मिलना। जाते समय चेन लुओ मुस्कुराया क्योंकि उसे अपने चाचा पर दया आई। अपोकलिप्स के दिन उसके चाचा और बेटा दोनों मर गए थे, इसीलिए यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। दृश्य बदलकर 1 घंटे बाद डॉग मीट हॉल पहुंचा, जहां चेन लुओ ने एक डॉग को पिंजरे में देखा। डॉग बहुत दयनीय चेहरा बना रहा था, जिसे देखकर चेन लुओ ने सोचा कि क्या डॉग को पता है कि अपोकलिप्स में उसका हाल कैसा था। चेन लुओ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका भाई उसे बचाने आ गया है। फिर उसने गुस्से में मुड़कर पूछा कि शॉप का बॉस कहां है। चेन लुओ ने चिल्लाकर बॉस को बुलाया। शॉप का मालिक पाशा बाहर आया और विनम्रता से पूछा कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा है। चेन लुओ ने डॉग की तरफ उंगली करके पूछा कि क्या पाशा अब भी पूछेगा कि वह यहां क्यों आया। उसने आरोप लगाया कि पाशा ने उसका डॉग चुरा लिया है और अगर उसने समय पर नहीं देखा होता तो उसका ब्लैक डॉग अब तक खाना बन चुका होता। चेनो ने कहा कि उसे याद है कि ब्लैक डॉग आवारा था और उसका कोई मालिक नहीं था,
इसलिए उसने उसे अपनाया था। फिर उसने पूछा कि क्या डॉग जानबूझकर उसे परेशान करने आया है। पशा ने कहा कि उसने सब ऑफिशियल चैनल से खरीदा है और डॉग्स दिखने में एक जैसे होते हैं, शायद चेन लुओ गलती कर रहा है। यह सुनकर चेन लुओ मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसने सच में ऑफिशियल चैनल्स कहा। उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो वह पुलिस को क्यों नहीं बुलाता ताकि पता चल सके कि डॉग सच में ऑफिशियल चैनल से आए हैं। चेन लुओ को भरोसा था कि कोई भी धंधा बिना धोखे के नहीं होता और पाशा कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पाशा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और बोला कि वह ऐसा नहीं कर सकता। चेन लुओ हंसा और पूछा कि क्या पाशा लड़ना चाहता है। उसने कहा कि अगर वह इतना बहादुर है तो वह उसे सबक सिखाएगा। इतना कहकर चेन लुओ ने पाशा का हाथ पकड़ा और लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। चेन लुओ मुस्कुराया और सोचा कि उसने अपोकलिप्स में इतना प्रशिक्षण किया है कि उसे पाशा से डरने की जरूरत नहीं। पाशा दर्द से चिल्लाया। चेन लुओ ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? क्या अब भी उससे लड़ना चाहता है? हैरानी की बात यह थी कि पाशा गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि यह गलतफहमी है, उसे सच में नहीं पता था कि यह चेन का डॉग है। पाशा ने कहा कि वह अभी डॉग निकालता है और उस आदमी को सबक सिखाएगा जिसने उसे ब्लैक डॉग बेचा था। उसने कहा कि चेन लुओ बिना पैसा दिए अपना डॉग वापस ले सकता है। चेन लुओ ने ओके कहा और उसकी अच्छी नीयत देखकर उसे छोड़ने का फैसला किया। अंदर ही अंदर वह खुश था क्योंकि वह ब्लैक डॉग के लिए अपनी सारी मनी देने को भी तैयार था। लेकिन मुफ्त चीज तो सभी को पसंद होती है, तो वह इनकार क्यों करता। आखिरकार उसने डॉग ले लिया। पाशा ने कहा कि डॉग लेकर उसकी शॉप से निकल जाए। चेन लुओ ने डॉग का नाम ब्लैकीम रखा और घर की तरफ बुलाया। अंदर चेन लुओ ने सोचा कि डॉग के हाव भाव देखकर लगता है उसमें स्पिरिचुअलिटी है और वह इंसानी भाषा समझ सकता है। और वह सही था, ब्लैकी सब सुन सकता था। ब्लैकी चौंका और सोचा कि वह उसे ब्लैकी किसे कह रहा है। फिर भी उसने सोचा कि चूंकि उसने उसे बचाया है, शायद उसके साथ जाना चाहिए। यह देखकर चेन लुओ खुश हुआ। उसे इतनी आसानी से एक लाइटनिंग किंग मिल गया। कार में बैठने के बाद चेन लुओ ने कहा कि अब से वह उसे धर्मा किंग बुलाएगा और वह उसके साथ रहेगा। धर्मा किंग खुशी से भौंका। लौटते समय चेन लुओ उनके रिश्ते को मजबूत करने के बारे में सोच रहा था। उसने कहा कि वह पहले उसके लिए कुछ सामान लेगा। जल्द ही वह अपने रेजिडेंशियल एरिया के गेट पर पहुंचा। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी गार्ड के रूप में खड़ा था। उसे देखकर चेन लुओ के मन में भावनाएं उमड़ पड़ी। इस आदमी का नाम था सूदू। पिछली जिंदगी में उसका चेन लुओ से किस्मत का गहरा रिश्ता था। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में जब चेन लुओ ने अभी एबिलिटीज अवेकिन नहीं की थीं, तब सूडू ने उसकी रिट्रीट की रक्षा की। उसने अकेले ही दर्जनों ज़ॉम्बीज को रोका और उसे बच निकलने का कीमती समय दिया। वह अंततः ज़ॉम्बी अटैक में बुरी तरह मारा गया। चेन लुओ ने उस आदमी की तरफ देखा और मन में कसम खाई, भाई तू निश्चिंत रह, इस बार मैं वह त्रासदी दोहराने नहीं दूंगा। इस जिंदगी में मैं तुझे भरपूर शराब पिलाऊंगा और खूब मांस खिलाऊंगा। इस वक्त उसने गंभीर आवाज में कहा, एक बार काम के बाद तुम्हारे पास टाइम है क्या बिग पिलर? क्यों ना भाई के साथ बार चलते हैं कुछ ड्रिंक्स के लिए। कौन जानता था इस सिल लड़के ने चेन लुओ का इनविटेशन ठुकरा दिया और बोला, मेरी मां कहती है ऐसे जगहों पर जाना बुरी चीजें सीखना आसान होता है। उन्होंने बचपन से ही सिखाया है कि दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बुराई हो या चोरी। लुआ तुम खुद ही चले जाओ, आखिर हम ज्यादा परिचित भी नहीं है। इस पल चेन लुओ को अचानक एहसास हुआ, मैं तो अपोकलिप्स के आउटब्रेक के बाद ही सूडू का भाई बना था। कुछ बातें करने के बाद दोनों ने बस एक दूसरे को अभिवादन किया और वह गाड़ी चलाकर घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले धर्मा किंग को नहलाया। फिर उसने अगली योजना बनाना शुरू किया, अपनी खुद की ताकत बनाने की। सबसे पहले जरूरी था बड़ी मात्रा में सप्लाईज का स्टॉक करना। चावल, सब्जियां, नमक, फल, बीज, ये सब अनिवार्य थे। दवाइयां, इंजन, टूल्स भी बहुत जरूरी थे। सबसे अहम चीज थी पीने का पानी। दुनिया के अंत के बाद वाटर सोर्स दूषित हो जाएगा और उसे शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं रहेगा। एंड टाइम्स में अगर सुरक्षित पानी चाहिए तो सिर्फ इंतजार करना होगा।
चेन लुओ ने सोचा कि उसे पहले से ही उन ताकतवर लोगों को रिक्रूट कर लेना चाहिए जो आगे चलकर उभरेंगे। उसे बहुत अच्छे से पता था कि भविष्य में कौन स्टैंड आउट करेगा। उसकी नजर सबसे पहले एक जोड़ी बहनों पर पड़ी। उनकी प्यारी और नन्ही दिखने वाली शक्लों से धोखा मत खाना, वे एंड ऑफ द वर्ल्ड की मशहूर हस्तियां थीं। बड़ी बहन मिंग एक शक्तिशाली फायर एलिमेंटल फाइटर थी जिसे लोग द ब्लड रेड रोज कहते थे। उसकी छोटी बहन मिली तो और भी अद्भुत थी। वह लाइट बेस्ड सुपरनैचुरल बीइंग थी। हालांकि उसकी कॉम्बैट पावर लगभग शून्य थी, पर उसकी ऑक्सिलियरी कैपेबिलिटीज बहुत मजबूत थीं, हीलिंग एबिलिटी और बाद में एक अवेकनिंग रिजरेक्शन स्पेल भी। इसीलिए चेन लुओ ने ठान लिया कि उसे इस जोड़ी को अपने पक्ष में करना है। चेन लुओ ने तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को आदेश दिया, उनके बारे में सब कुछ पता करो, खासकर उन्हें क्या खाना पसंद है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि किसी औरत का दिल जीतने के लिए पहले उसके पेट को जीतना पड़ता है। इसके अलावा डूम्सडे के आउटब्रेक के बाद खाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाकर कौन ऐसे प्रलोभन का विरोध कर सकता है। डिटेक्टिव ने जल्दी ही बहनों की खाने की पसंद जान ली। बड़ी बहन मिलान को खास तौर पर स्पाइसी सिचुआन क्विजिन पसंद थी और उसका पसंदीदा फल अंगूर था। छोटी बहन मिली को ब्रेज्ड पिग्स ट्रॉटर्स और मछली खाना पसंद था और उसे तरबूज बेहद प्रिय था। ये जानकारी मिलते ही चेन लुओ ने उनकी पसंद के अनुसार उनके लिए खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस वक्त दुनिया के अंत आने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। कुछ दिन पहले जो कस्टम मेड एलॉय आर्मर और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैटन उसने मंगवाया था, सप्लायर ने उसे 1 हफ्ता पहले ही डिलीवर कर दिया। वह इन उपकरणों से बेहद खुश हुआ। सुपर पावर जागने से पहले भी इनके सहारे वह लो लेवल जॉम्बीज को पूरी तरह कुचल सकता था। आने वाले दिनों में चेन लुओ ने 10,000 से ज्यादा कार सप्लाई बैच में प्राप्त की। ये सब करने के बाद चेन लुओ ने अपने अंकल को फोन किया और कहा कि उसके पास एक बड़ा डील है जिसमें बिना किसी नुकसान के पक्का मुनाफा है। चलिए मिलकर बात करते हैं। फोन काटते ही चेन लुओ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। उसके मन में था, अब समय आ गया है अपने प्यारे अंकल से हिसाब चुकाने का। दुनिया का अंत आने वाला है और यही दिन है जब मैं अपने माता पिता के लिए न्याय लूंगा। इस वक्त डूम्सडे के आउटब्रेक में केवल 3 घंटे बाकी थे। चेन लुओ फिर धर्मा किंग को लेकर महानगर के रेजिडेंशियल एरिया पहुंचा। गेट से गुजरते हुए उसने खास तौर पर गाड़ी रोकी और सू डू को चेतावनी दी, सावधान रहना, चारों ओर ध्यान रखना। करीब 8 बजे वह आगे बढ़ा और अंकल डीए के घर पहुंचा। वहां पहुंचा तो कजिन चेनफे ने गर्मजोशी से कहा, कजिन अभी नाश्ता नहीं किया ना? आओ खाते पीते बात करते हैं। फादर रेस्तरां में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चेन लुओ बैठ गया और टेबल पर बैठते ही अपनी दिखावे की मोड में चला गया। खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन जताने लगा, उस बड़े डील की बातें करने लगा। तभी अंकल ने नकली मुस्कान के साथ कहा, लू जल्दबाजी मत कर, बाद में आराम से बात करेंगे तुम्हारे फूल प्रूफ बिजनेस डील पर। उसी वक्त किचन की ओर से एक तेज चीर देने वाली चीख सुनाई दी। अंकल ने तुरंत चेनफे से कहा, जा देख क्या हुआ। यह देखकर चेन लुओ भी खड़ा हो गया और बोला, मैं भी चलता हूं, शायद मदद की जरूरत हो। जैसे ही शेन फेफी ने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मेड एक जॉम्बी बन चुकी थी और बड़े मजे से बटलर का शरीर खा रही थी। अगले ही पल वह जॉम्बी आवाज सुनकर मुड़ी और सीधे चेनफे पर झपटी। चेनफे ने तुरंत उठकर दरवाजे से उसे रोकने की कोशिश की। चेन लुओ ने देखा कि उसका कजन जॉम्बीज से जूझ रहा है। उसने अचानक डोर पैनल पकड़ लिया, पीछे हाथ डालकर स्टन गन निकाली और उसे बिजली का झटका दिया। फिर बिना झिझक उसे जॉम्बीज की ओर फेंक दिया। चेन जनोन ने यह दृश्य देखकर चौंकते हुए चिल्लाया, चेन तू जानवर है, आज मैं तुझसे निपटूंगा। आवाज गिरते ही चेन लुओ ने पलटकर उसे जमीन पर पटक दिया। उसी समय चेनफे, जिसे ज़ॉम्बीज काट रहे थे, बेबस होकर चेन लुओ से अपनी जान की भीख मांग रहा था।
लेकिन चेनलुओ ने न केवल मदद करने से इनकार किया बल्कि उसका बढ़ा हुआ हाथ भी लात मारकर हटा दिया। अपने कजन का मांस ज़ॉम्बीज द्वारा नोचते हुए देखकर चेनलुओ मुस्कुराया और बोला, इतना भावुक दृश्य है, कैसे हो सकता है कि इसका कोई दर्शक न हो। ये कहते हुए चेनलुओ ने इलेक्ट्रिक बटन उठाया और चेन जैनुन की ओर घुमाया। अंकल, सो मत, उठो और अपने बेटे को आखिरी बार देखो। अपने बेटे को ज़ॉम्बीज द्वारा नोचे जाते देखकर चेन जैनो का दिल टूट गया और उसने रोते हुए कहा, चेनलुओ, अपने कजन को बचा ले। मैं मानता हूं कि तेरे परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने में उसका कोई हाथ नहीं था, सब मैंने ही किया। चेनलुओ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या अंकल, तुमने कभी कुछ नहीं किया? ये सुनकर चेन जैनुन वहीं जड़ हो गया। उसके मन में आया, क्या इसे उस वाक्य के बारे में भी पता है? चेनलुओ ने उसके कपड़े पकड़कर कहा, सोच लिया कि कैसे जवाब दोगे, तुम्हारा बेटा ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। ये देखकर चेन जैनुन घबरा कर बोला, हमारे अंकल नेफ्यू रिश्ते की कसम, अगर तू अभी मदद करेगा तो मैं पुलिस में शिकायत नहीं करूंगा, वरना अंकल भी निर्दयी बन जाएगा। चेनलुओ के शांत रहने पर चेन जैनुन ने गुस्से में उसे गाली दी। चेनलुओ, तू जानवर है। पर इससे पहले कि वह अपनी गाली पूरी करता, चेनलुओ ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, जानवर जैसा वो बीस्टली एनिमल तो तुम ही हो ना। जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फेल हो गया था और तुम बैंकरप्ट हो गए थे, तब मेरे पेरेंट्स ने न सिर्फ तुम्हारे सारे डेट्स चुका दिए थे बल्कि तुम्हें चेन ग्रुप के 15% शेयर भी फ्री में दे दिए थे, जिससे तुम मेरे फादर के बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे। लेकिन तुमने मेरे पेरेंट्स का बदला कैसे चुकाया? मेरे फादर से खुश न होकर तुमने किसी को हायर किया ताकि वो कार एक्सीडेंट करा के मेरे पेरेंट्स की मर्डर कर दे। क्या मैं गलत हूं तुम्हारे बारे में? ये सुनते ही चेन अन तुरंत चिल्लाया, हाउ डिड यू नो? लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले चेन लुओ ने उसे पीछे खड़े ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक दिया। एक के बाद एक पीरिंग चीखें गूंजने लगी। चेन ऑन और उसका बेटा अपनी वार्म बॉक्स मील्स लेकर वहां से निकल गए, लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बीज ने अचानक अपने सिर घुमाए और चेन लुओ की तरफ झपट पड़े, मगर वो सीधे इलेक्ट्रिक बटन पर जा गिरे। एक पल में वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से टेंडर बन गए। लेकिन चेनलुओ यही नहीं रुका, उसने उलटे हाथ से ज़ॉम्बी के माथे में बटन घोंप दिया, क्योंकि उसे पता था कि ज़ॉम्बी के माथे में कुछ अच्छा छिपा होता है। अगले ही सेकंड चेनलुओ ने ज़ॉम्बी के सिर से एक क्रिस्टल निकाला। डूमडेज आउटब्रेक के बाद चाहे वो ज़ॉम्बी हो या कोई एबिलिटी यूजर, उनके सिर में क्रिस्टल बनने लगा। उस क्रिस्टल में जो एनर्जी होती है वो न सिर्फ एबिलिटी यूजर्स की रिकवरी को तेज करती है बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ाती है। क्रिस्टल जितना बड़ा एनर्जी उतनी ज्यादा। चेनलुओ को जो क्रिस्टल मिला वो लोवेस्ट लेवल का था। फिर वो किंग को लेने के लिए कार की तरफ लौटने लगा, क्योंकि उसे अकेला बाहर छोड़ना बहुत खतरनाक था। मगर जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी उसकी कार के पास छिपा हुआ था। अगले ही पल वो दांत और पंजे निकालकर चेन लुओ पर झपटा, लेकिन चेन लुओ काल्म रहा। उसने पीछे से इलेक्ट्रिक बटन निकाला और बिजली की एक चमक के साथ उसे जला दिया। फिर उसने ज़ॉम्बी के सिर से क्रिस्टल निकाला। जब किंग ने देखा कि उसका मास्टर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा रहा है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद चेन लो किंग को वापस वीला ले गया, क्योंकि डूम्सडे आउटब्रेक के बाद सर्वाइवर्स कभी भी अवेकन हो सकते थे। अगर एबिलिटीज ज़ॉम्बी एनकाउंटर के वक्त जागें तो वो डिजास्टर होता है, इसलिए पहले एक सेफ जगह ढूंढना जरूरी था। वो एक एप्पल छीलकर शांत बैठा अवेकनिंग मोमेंट का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी किंग अचानक अनकंट्रोलेबली भौंकने लगा। जब चेन लुओ ने मुड़कर देखा तो पाया कि वो गोल्डन लाइटनिंग से घिरा हुआ था। डर के मारे चेन लुओ तुरंत पीछे हटकर सोफे के पीछे छिप गया, क्योंकि उसे पता था ये अवेकनिंग एबिलिटीज का संकेत है। अगर वो पीछे नहीं हटता तो शायद ये डॉग उसे चारकोल बना देता। जल्द ही किंग ने अपनी अवेकनिंग पूरी की। उसे थंडर और लाइटनिंग की एबिलिटी मिली और उसकी इंटेलिजेंस भी दूसरी बार विकसित हुई। ये देखकर चेन लुओ को ईर्ष्या हुई। जैसे ही वो सोच रहा था कि अब तो वो एक कुत्ते से भी कमतर है, अचानक एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब वो कांपते हुए जमीन से उठा,
फिर उसने अपनी सुपर पावर टेस्ट की। इस बार जैसे ही चेन लुओ ने हाथ हिलाया, स्पेस की ताकत इंस्टेंटली उसके हाथ से निकलकर चारों तरफ फैल गई। लेकिन चेन लुओ फिर भी निराश दिखा, क्योंकि उसकी करंट डैमेज इतनी कम थी कि वो लोवेस्ट लेवल ज़ॉम्बीज को भी सेकंड्स में नहीं मार सकता था। अब सबसे अर्जेंट काम था जितने ज्यादा क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब कर सके करे, ताकि लेवल अप हो सके। सुपर ह्यूमंस के लेवल से 1 से 10 तक होते हैं और लेवल 10 के बाद किंग लेवल के लिए स्ट्राइव किया जा सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में चेन लुओ और धर्मा किंग दोनों किंग लेवल सुपर ह्यूमंस थे। जब उसने फ्रेंच किंग का क्रिस्टल अब्सॉर्ब किया था तब उसका लेवल और ऊपर चला गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश लोनलीनेस सहन न कर पाने के कारण चेन लुओ ने अपनी जान ले ली थी। इसलिए इस बार वो ये ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने देगा। इसके बाद चेन लुओ ने दलाई लामा को ट्रेन करना शुरू किया। उसे पहले पूरी तरह से फेमिलियर होना था ताकि वो उसके साथ बाहर जाकर ज़ॉम्बीज का शिकार कर सके। चेन लुओ की गाइडेंस में धर्मा किंग की दूसरी बार विकसित हुई बुद्धिमत्ता भी चमकने लगी और उसने जल्दी ही अपनी नई अवेकन थंडर एबिलिटी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया। चेन लुओ ने तुरंत अलॉय आर्मर पहना और धर्मा किंग के साथ ग्रैंड तरीके से विला छोड़ा। पहली बार थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसने ज़ॉम्बीज पर वार किया, लेकिन गलती से एक पत्थर पर बिजली गिरा दी, जिससे वो बहुत निराश हो गया। ये देखकर चेन लुओ ने उसे सांत्वना दी कि निराश मत हो, पहले मेरी मदद कर दो उन 2 ज़ॉम्बीज को दूर ले जाने में। धर्मा किंग ने आदेश मानकर ज़ॉम्बी काइट को खींचा और चेन लुओ एक नजदीकी हाई एंड सुपरमार्केट में चला गया। वहां उसने सुपर नेचुरल स्पेस खोला और रिसोर्स को तेजी से एब्सॉर्ब करने लगा। ये एकदम 0 युआन परचेज जैसा था, जहां से उसे ढेर सारा खाना और 7-8 क्रिस्टल्स मिले। सुपरमार्केट से बाहर निकलते वक्त उसने देखा कि धर्मा किंग अब भी ज़ॉम्बी काइट उड़ा रहा था। भले ही ये छोटा सा क्रीचर भविष्य में थंडर किंग बनेगा, लेकिन अभी वो अकेले ज़ॉम्बीज से नहीं निपट सकता था। चेन लुओ तुरंत लड़ाई में शामिल हुआ और उस ज़ॉम्बीज के झुंड को खत्म कर दिया। फिर वो धर्मा किंग को लेकर पास के एक बड़े कोल्ड स्टोरेज की तरफ गया। अपोकलिप्स की शुरुआत में सप्लाईज इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा समय था और चेन लुओ इस हेवन सेंट मौके को कैसे छोड़ सकता था। जल्द ही इंसान और कुत्ता दोनों वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोल्ड स्टोरेज पहले ही ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। अंदर जाने के लिए पहले उन्हें ज़ॉम्बीज से निपटना होगा। जैसे ही चेन लुओ कार से उतरा, 2 ज़ॉम्बीज दांत निकालकर उसकी तरफ कूद पड़े, लेकिन अगले ही पल उन क्यूट ज़ॉम्बीज को चेन लुओ ने टफ एक्सटीरियर और टेंडर हार्ट के साथ धोखा दे दिया। तभी पीछे से 3 और ज़ॉम्बीज झपट पड़े। ये देखकर उसने तुरंत डबल ड्रैगन गोइंग आउट टू सी मूव किया और 2 ज़ॉम्बीज को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। लेकिन तीसरा क्यूटी अपने खून से भरे मुंह के साथ उस पर टूट पड़ा और उसकी आर्मर पर काट लिया। नतीजा ये हुआ कि उस क्यूटी के 2 दांत टूट गए और चेन लुओ ने उसे पलटकर इलेक्ट्रिक बेटॉन से झटका दे दिया। अलॉय आर्मर और इलेक्ट्रिक बेटॉन के साथ चेन लुओ प्रैक्टिकली अजेय था। कुछ ही देर में उसने सारे ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए और इस लड़ाई में उसे 60 से ज्यादा क्रिस्टल्स मिले। ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदा था। डाउन के बाद चेन लुओ सीधे कोल्ड स्टोरेज में नहीं गया, बल्कि उसने पास ही एक हेवी ड्यूटी ट्रक पाया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, द किंग, हरी अप एंड कम अप ब्रदर, या आई टेक यू फॉर अ स्पिन। फिर उसने सीधे गैस पेडल फर्श तक दबा दिया और लगभग 100 यार्ड की रफ्तार से वो सीधा कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे से टकरा गया। साथ में खड़ा धर्मा किंग काफी डर गया, क्योंकि उसके लगातार भौंकने से बड़े दरवाजे खुल गए। पर चेन लुओ ने गति कम नहीं की। उसने फिर से गैस दबाई और अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज की आर्मी में सीधे घुसा। इस पागलपन भरे कदम को देखकर किंग बहुत डरा और बोला कि मास्टर बहुत बेरहम है, और जो बात चेन लुओ नहीं जानता वह यह थी कि उसी समय ऊपर 3 सर्वाइवर्स चुपके से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। इस समय उनमें से एक औरत उत्साह में बोली कि इन ज़ॉम्बीज को खत्म होने का इंतजार करो, फिर हम नीचे जाकर उनसे कहेंगे कि हमें यहां से ले चलो। किंतु पास खड़ा एक आदमी ऐसा नहीं सोचता था। उसने कहा कि हम उनकी मदद क्यों करें? इस तरह के खतरे वाले आदमी से साफ लगता है कि वह टफ है,
स्पष्ट है कि वे हमारे सप्लाईज लेने आए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे को पकड़ लें और फिर उसकी ट्रक और सप्लाईज लूट लें और बस पीछे खड़े रहकर इंतजार करें और फिर उसे मारकर सारी चीजें ले लें। और उसी समय चेन लुओ ने ज़ॉम्बी आर्मी को सफलतापूर्वक खत्म भी कर दिया। लेकिन जैसे ही वह खुश होकर क्रिस्टल्स इकट्ठा कर रहा था, तभी एक लड़की अचानक चेन लुओ के पास आई और बोली, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, क्या आप हमें यहां से ले जा सकते हैं? और उसने पूछा कि यहां अभी कितने लोग हैं, पर उसी समय अचानक 2 लोग जमीन पर गिरा दिए गए और एक ने धमकी दी, बच्चे मैं सलाह देता हूं कि तुम ठीक व्यवहार करो, सारे सप्लाईज दे दो, वरना मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। चेन लुओ का चेहरा काला हो गया और उसने कहा कि ऐसा लगता है कि एंड टाइम्स में होली मदर भी मारी जाएगी। ये बात खाली नहीं है, वाकई में दया एंड टाइम्स में सबसे नुकसानदेह चीज बन सकती है, इसलिए अब से मुझ पर नरमी का इल्जाम मत लगाना। उसी समय जब उसने देखा कि उसकी ही मास्टर की वजह से किंग की जान को खतरा है, तो किंग तुरंत उन 3 लोगों की तरफ दौड़ा। चेन लुओ ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी स्पेस से बाहर आकर 2 इलेक्ट्रिक स्टिक्स निकाले और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों छोटे बदमाशों को मरा दिया। लड़की इतनी डर गई कि उसने तुरंत मुड़कर भागना चाहा, पर चेन लुओ का उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस मुस्कुराकर बोला, क्या तुम 4 पैरों से भी तेज भाग सकती हो? पोप तुम्हें अभी देख रहा है। जैसे ही ये शब्द गिरे, उसने तुरंत आग की एक चमक के साथ लड़की को जमीन पर धकेला और फिर बिजली चमकाकर उसे चौंका दिया। लड़की तुरंत सहम गई और अगला हिस्सा आया, एक रोमांचक शॉपिंग स्प्री सेगमेंट जिसने उसे हैरान कर दिया। यहां के सामान वाकई में भरपूर और विविध थे। न सिर्फ बहुत सारा चिकन, डक और फिश मीट था, बल्कि तरह तरह के सी फूड प्रोडक्ट्स और सीजनिंग्स भी पूरे थे। चेन लू बिना शिष्टाचार दिखाए सीधे इन सप्लाईज को सुपरनैचुरल स्पेस में ट्रांसफर करने लगा। इस यात्रा को चानो के लिए बहुत फलदायी कहा जा सकता है। उसने एक ही बार में 7 से 8 टन तक खाना उठा लिया। इसके बाद चेन लुओ ने धार्मा किंग को लेकर पहले घर आने की तैयारी की, क्योंकि उसका एक भाई भी था जो उसके लिए समर्पित था। सुदेव रास्ते में उन्होंने एक सर्वाइवर से टकराया जो सवारी के लिए हिच करना चाहता था। निकट से देखने पर उस व्यक्ति की जेब में एक आयरन रॉड थी। यह साफ था कि यह आदमी अच्छा नहीं है। तो चेन लुओ ने सीधे गैस थपथपाई और भागने की कोशिश की। मैंने केवल सुना कि वह आदमी गुस्से में बोला, बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा, भविष्य में मुझे फिर मत दिखना, वरना मैं तुम्हें बिना झिझक मार दूंगा। ये शब्द सुनते ही चेन लुओ ने गंभीर चेहरा बनाकर तुरंत गाड़ी रोकी और सोचा कि चूंकि उसके मन में यह विचार है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर अवेकनिंग के बाद सुपर पावर वाले लोग दूसरों के खिलाफ चालें चला सकते हैं और सभी खतरों को जड़ में खत्म कर देना चाहिए। और उसी समय वह आदमी आक्रामक रूप से आगे आया। यह देखकर चेन लुओ ने तुरंत किंग ऑफ लॉ को इशारा किया। अगले ही सेकंड वह छोटू सब समझकर कार से कूद गया। आदमी ने भी हिचकिचाए बिना आयरन रॉड उठाई और किंग ऑफ लॉ के सिर पर मारने की कोशिश की। उसी समय उस छोटे ने भी अपने मुंह से एक लाइटनिंग बोल्ट छोड़ा। परिणाम स्वरूप डॉग पर नहीं पड़ा, बल्कि किंग ऑफ लॉ पर लगा। जैसे ही आदमी गिरा, पीछे से एक गहरी आवाज आई, द किंग ऑफ लॉ को दुश्मन के प्रति किसी प्रकार की मर्सी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। ये सुनते ही किंग ऑफ लॉ ने मास्टर्स बात समझ ली और निर्णायक रूप से भविष्य की परेशानी को खत्म कर दिया। फिर वह आदमी और उसका कुत्ता रेजिडेंशियल एरिया की ओर चले गए, क्योंकि हैवी ट्रक अंदर नहीं जा सकता था। चेन्लो को चिंता थी कि यह मोबाइल फोर्ट्रेस दूसरे सर्वाइवर्स द्वारा चोरी न हो जाए, इसलिए उसने एक चालाक उपाय सोचा और किंग ऑफ लॉ से कहा कि आसपास के जॉम्बीज को आकर्षित करके कार की गार्डिंग करवा दे। ये सब करने के बाद चेनलू तुरंत रेजिडेंशियल एरिया में ड्यू को ढूंढने चला। ऑल्दो चेनलुओ को पिछली जिंदगी की याद आई कि जब डूम्सडे आया तो सू ड्यू विला एरिया में छिप गया था, पर उसे स्पेसिफिक बिल्डिंग याद नहीं थी, इसलिए उसे जोर से उसका नाम पुकारना पड़ा।
भले ही इससे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर्षित हो जाएंगे, पर उस भाई ने एक बार उसकी जान बचाने के लिए जोखिम उठाया था, तो वह पूरी तरह डिटरमिन्ड था। जल्द ही ड्यू, जो विला में छिपा हुआ था, चेनलुओ की आवाज सुनकर बाहर आने ही वाला था, पर उसे पास खड़ी एक लड़की ने समय रहते रोका। उस लड़की ने तुरंत कहा कि यह आदमी पागल होगा, इतना जोर से चिल्लाने से सिर्फ नजर के पास के सारे ज़ॉम्बीज आकर्षित होंगे। ब्रदर डू, तुम बाहर नहीं जाना चाहिए, ओह वह हमें मार देगा। ये कहते ही कुछ ज़ॉम्बीज तुरंत उसी दिशा में दौड़े, पर अगले सेकंड ये सारे ज़ॉम्बीज चेनलुओ के इलेक्ट्रिक बैटन के नीचे गिर पड़े। ये देखकर ड्यू ने तुरंत कहा, अब क्या तुम आत्मसंतुष्ट नहीं हो ब्रदर चेन? इतना शक्तिशाली है, ये कैसे हमें मार सकता है? ये कहकर ड्यू ने नीचे चिल्लाकर ब्रदर चेन को कहा कि मेरे भाई को यहां देखकर मुझे खुशी हुई। चेनलुओ ने भी एक लापता मुस्कान दिखाई। जब उसने देखा कि ड्यू के साथ एक लड़की खड़ी थी, चेनलुओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं इस घिनौने व्यक्ति चेनजिंग को कैसे भूल सकता हूं? पिछली जिंदगी में तुमने वाकई हमें बहुत तकलीफ दी। उसने पूछा, अपोकैलिप्स के बाद नल के पानी की जांच करने के लिए क्या तुम संक्रमित थे? वह अपने लाइफ सेवर का फायदा उठाकर प्रयोग करता था, और हर बार जब खाना बांटा जाता था, वह पहले ही उसका कुछ हिस्सा छुपा देता था और सीधे मासूम और सरल बड़े खंबे के सामने ऐसा दिखावा करता था मानो वह मरने वाला है, और फिर हाथ में जो था उसे छीन लेता था। और उससे भी अधिक नफरत की बात यह थी कि वह अभी भी चेनजिंग हमेशा चेनलुओ और सूडू के बीच फूट डालने की कोशिश करती थी। एक की तारीफ करती और दूसरे की बुराई उसके पीठ पीछे करती। पिछली जिंदगी में भी उसने दोनों भाइयों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। अब दोबारा जीवन पाने के बाद चेनलुओ के दिल में उसे गला घोंट देने तक की नफरत थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अभी समय सही नहीं है। अगर वह अभी कुछ करता है तो ड्यू को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे ड्यू को खुद इस औरत का असली चेहरा दिखाना होगा। इसके बाद चेनलुओ ने सुझाव दिया कि पहले अपने घर चलकर ताजा हो जाए, फिर आगे की योजना बनाए। स्थिति देखकर ग्रीन टी जैसी मुस्कुराती चेनजिंग तुरंत आगे बढ़ी और बोली, मेरा नाम चेनजिंग है, सरनेम चेन है। शायद 500 साल पहले हम एक ही परिवार थे। लेकिन चेन लुओ ने उसकी इस नकली गर्मजोशी को पूरी तरह अनदेखा किया। उसने बस ड्यू, जिसे वह प्यार से बिग पिलर कहता था, को खींचा और वहां से चला गया। हालांकि उस समय चेनजिंग अंदर से गुस्से में दांत भींच रही थी, पर जीने के लिए चुपचाप उनके पीछे हो ली। घर पहुंचने पर ड्यू और चेनजिंग के पेट जोर जोर से गरज रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत भूखे थे। ये देखकर चेन लॉ बोला, पहले बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूं। उसने अपने सुपर नेचुरल स्पेस से कुछ ब्रेड के टुकड़े निकाले। तभी उसके मन में एक शरारती ख्याल आया, पिछली जिंदगी में तूने मेरे भाई को धोखा दिया था, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। यह सोचकर उसने ब्रेड किंग ऑफ लॉ अपने कुत्ते के पिछले हिस्से पर रगड़ी और फिर वही ब्रेड चेनजिंग को देते हुए बोला, घर में बस इतना ही खाना है, क्योंकि मर्दों को ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तो उन्हें एक टुकड़ा ज्यादा मिलेगा। उम्मीद है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। बात तो उसने बहुत तर्क से कही, पर अंदर ही अंदर चेनजिंग बड़बड़ा रही थी। मेरी मां भी 3 दिन से भूखी है, फिर भी मुझे एक टुकड़ा कम क्यों? फिर भी उसने जल्दी से वो मसालेदार टोस्ट खा लिया। बगल में बैठा किंग ऑफ लॉ हैरान था, वाह ये लड़की तो सच में मजबूत है, मेरे पिछवाड़े की खुशबू वाला ब्रेड भी इतने मजे से खा रही है। चेनलुओ को यह देख मुस्कान आ गई। थोड़ी राहत महसूस करते हुए भी वह जानता था कि अब इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। इसलिए उसने कहा, चलो सुपरमार्केट चलते हैं, वहां से कुछ और सामान ले आते हैं, फिर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। ड्यू ने तुरंत कहा, सही कहा चेनजी, तुम्हारा दिमाग वाकई तेज है, बताओ क्या करना है। चेनलुओ ने समझाया, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा, सीधा हमला नहीं करना। ऐसा करो चेनजिंग, तुम ज़ॉम्बियों को अपने पीछे लगाकर दूसरी तरफ ले जाओ, मैं और डू अंदर जाकर खाना लाते हैं। यह सुनते ही चेनजिंग ठिठक गई और बोली, क्या
इंसान जॉम्बी से तेज भाग सकता है क्या? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? चेन लुओ ने तुरंत कहा। ठीक है, तो मैं ज़ॉम्बियों को ले जाऊंगा, तुम ड्यू के साथ जाकर खाना लाओ। यह सुनते ही चेन जिंग ने दयनीय चेहरा बनाया। सिंह की किटी, मैंने 3 दिन में बस एक टोस्ट खाया है, मुझ में अब ताकत नहीं बची। बिग ब्रदर, आप ही कुछ बोलिए, चेन लुओ ठंडे स्वर में बोला। तुम कुछ तो काम करो, बस दूसरों की मेहनत खाकर नहीं बैठ सकती। मैंने भी पूरा दिन एक बूंद पानी नहीं पिया। ये नल का पानी शायद वायरस से भरा हो, तो क्यों ना तुम जरा छक कर देखो कि यह पीने लायक है या नहीं। यह सुनकर चेन जिंग का चेहरा काला पड़ गया। मतलब मुझे प्रयोग का जानवर बना दोगे? मैंने तो पानी नहीं पिया ताकि संक्रमित ना हो जाऊं। अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, मेरे बैग में तो पेय और खाना है, पर इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। फिर वह नकली उदासी दिखाते हुए बोली, ब्रोदर चेन, मुझे मत मजबूर करो। अगर यह पानी जहरीला निकला तो तुम्हारे पास कुत्ता है ना, उससे क्यों नहीं चखवाते? ये सुनते ही किंग ऑफ लॉ गुस्से से बौखला उठा। उसने दांत निकालकर चेन जिंग को काटने की कोशिश की। डर के मारे उसने अपना बैग आगे कर लिया। छपाक! बैग फट गया और उसमें से छुपाया गया खाना और ड्रिंक गिर पड़े। चेन लुओ बिना झिझके बोला, अच्छा तो ये थी तुम्हारी असली शक्ल। और उसने तुरंत एक बोतल उठाकर पी ली और डू को ब्रेड देते हुए कहा, इतना खाना छुपाया था इस औरत ने, अब किसी संकोच की जरूरत नहीं, पेट भरो ताकि सुपरमार्केट जाकर सामान उठा सको। ये देखकर डू को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। इतनी बार मैंने इसे बचाया और यह मुझसे खाना छुपा रही थी। गुस्से में उसने ब्रेड उठा ली और बिना झिझक खाना शुरू कर दिया। ये देखकर चेन जिंग भागकर रोकने आई, लेकिन चेन लुओ ने पहले से जाल बिछा रखा था। धप! वह जमीन पर गिर पड़ी और रोने चिल्लाने लगी, किसने कहा था तुम मेरा खाना खाओ? सब थूको! चेन लुओ ठंडे स्वर में बोला। क्यों चिल्ला रही हो? अगर हम पेट नहीं भरेंगे तो सप्लाई कैसे ढूंढेंगे? निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा खाना मुफ्त में नहीं खाऊंगा, सुपरमार्केट से लौटकर 10 गुना लौट आऊंगा। यह सुनकर चेन जिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस भूल गई थी कि खाना बैग में रखा है। चेन लुओ मन ही मन सोचने लगा, वाह, यह औरत तो एक्टिंग में माहिर है। फिर उसने ठान लिया, अब मैं अपने भोले भाई को इंसानी चालाकी का असली सबक सिखाऊंगा। उसने ड्यू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तैयारी करता हूं, आधे घंटे बाद निकलते हैं। थोड़ी देर बाद चेन लुओ ने किंग ऑफ लॉ को कमरे में ले जाकर आदेश दिया कि आसपास के कुछ ज़ॉम्बी घर की ओर खींच लाओ। फिर उसने कुछ लहसुन की कलियां लेकर उनका रस निकाल दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा लहसुन की गंध से भर गया। फिर वह 2 कटोरियों में लहसुन की चटनी लेकर बाहर आया और बोला, दू देखो, बड़े भाई ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। इसकी गंध मत देखो, ये ज़ॉम्बियों से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। मैंने खुद देखा है कि जिसके गले में लहसुन लटका था, ज़ॉम्बी उसके पास नहीं जाते थे, लेकिन अभी बस 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त है। हम दोनों पर लहसुन का रस डाल लेते हैं और चेन जिंग, तुम घर पर हमारा इंतजार करो। तभी दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें सुनाई दी। चेन लुओ ने तुरंत खुद पर लहसुन का रस डाला और डू से कहा, जल्दी बाकी वाला कटोरा भी डाल लो, ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले हैं। बेचारा डू असमंजस में पड़ गया। हालांकि अब वह चेन जिंग से बेहद नाराज था, फिर भी उसका दिल उसे यूं मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं था। ज़ॉम्बीज़ द्वारा काटे जाकर मर जाना उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी पल चेन जिंग उस लहसुन की चटनी के कटोरे को घूर रहा था। डींग बस लहसुन का रस उठाकर उसे देना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सामने वाले ने पहले ही बाजी मार ली। उसने बिना झिझक लहसुन की चटनी उठा ली और अपने ऊपर उड़ेल ली। ये नजारा देखकर बिग पिलर वहीं के वहीं स्तब्ध रह गया। ये तो तुम्हें खुद लेना था, तुम चोरी करने आ गए। इस वक्त मैंने गहरी चुप्पी और भारी मन देखा। भाई, यही तो इंसानी फितरत है, इसलिए आखिरी दिनों में कभी भी संत जैसा दिल मत रखना, क्योंकि कुछ लोग, चाहे तुम उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करो, बदले में वो सिर्फ बार बार धोखा ही देंगे। तुम घिनौने इंसान सोचा कि अपने ऊपर लहसुन का रस डालने से सब ठीक हो जाएगा।
क्योंकि ज़ॉम्बीज लहसुन की गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। आज तुम बर्बाद हो चुके हो। जब चेन जिंग को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है तो वो तुरंत चिल्लाई, क्या मुझ में जीने की चाह रखना गलत है? इसी पल चेन लुओ ठंडे लहजे में बोला, कौन नहीं जीना चाहता, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को यूं घूरना नहीं चाहिए। ईमानदारी से पकड़ो उसे और जितना चाहो तंग करो। ये कहकर चेन लुओ अलौकिक स्पेस में गया, एक सेट उपकरण ड्यू को दिया और बोला, जल्दी जाकर कमरे में बदल लो, ज़ॉम्बीज जल्द ही अंदर घुसने वाले हैं। ये स्थिति देखकर चेन जिंग तुरंत गिड़गिड़ाने लगी। चेन लुओ, इस बार माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम मुझसे जो चाहो कर लो। ये सुनकर चेन लुओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं तुम मर जाओ, क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? ये सुनते ही शेन जिंग गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और तभी ज़ॉम्बीज गंध सूंघकर लिविंग रूम में घुस आए। वो कुछ कह भी नहीं पाई थी कि 5 ज़ॉम्बीज उस पर झपटे और उसे काटने लगे। चेन लुओ एक तरफ खड़ा ठंडी नजरों से देख रहा था। उस औरत को पूरी तरह ठंडा पड़ते हुए देख उसने सारे ज़ॉम्बीज खत्म किए। फिर डू को बुलाया कि जगह साफ करे और सारे ज़ॉम्बीज को विला से बाहर फेंक दे। चेन लुओ ने उस छठे बूढ़े आदमी यानी धार्मा किंग को फिर बुलाया, उसे लिविंग रूम के खून के दाग साफ करने का काम दिया और चेतावनी दी कि काम खत्म करने के बाद ही खाना मिलेगा। ये कहकर चेन लुओ ने ड्यू से कहा, हाथ धोकर खाने की तैयारी करो। कैन ड्यू ने अपनी राय रखी, हमें सुपरमार्केट जाकर खाना लाना होगा वरना हम खाएंगे क्या? लेकिन ड्यू ने बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके सामने अचानक एक मेज पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। फिर चेन लुओ ने गंभीरता से बकवास शुरू की। उसने समझाया, एपोकैलिप्स के फैलने से पहले ही मैंने स्पेशल एबिलिटी यानी स्पेशियल पावर जागृत कर ली थी। हमेशा मन में अनहोनी का एहसास रहता था, इसलिए पहले से थोड़ा बहुत सामान जमा कर लिया था। ये सारी शक्तियां और खाना मैंने उसी सुपर नेचुरल स्पेस से निकाला है। और बिग पिलर, क्या तुम्हें हाल ही में अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस हुआ? ये सुनते ही उसने सहमति जताई। कल रात मुझे अचानक तेज सिर दर्द हुआ, फिर मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। चेन लुओ ने बताया कि ये शक्ति के जागरण का संकेत है। तुम्हारी पावर सिस्टम की एबिलिटी सक्रिय हो चुकी है। चलो अब इस पर बाद में बात करेंगे। आसमान बड़ा है, जमीन बड़ी है, पर खाना सबसे जरूरी है। ये देखकर डीयू ने तुरंत कहा, चेन लुओ तुम बहुत उदार हो, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान निकालकर मेरा सत्कार कर रहे हो। चलो थोड़ा बचाकर खाएं। शेन लुओ बोला, हम सब एक ही परिवार के भाई हैं, इसमें झिझक कैसी? क्या फ्रेंच किंग के लिए अभी खाना बचा नहीं है? उसके काम खत्म होने पर उसे भी बुलाकर साथ खिलाए। फिलहाल जो फ्रेंच किंग फर्श पोंछ रहा था, ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हुआ कि मालिक इतना अच्छा भी हो सकता है। क्या ये सच में एक कुत्ते का काम है? पेट भरकर खाने पीने के बाद चेन लुओ ने कुछ क्रिस्टल निकाले और मास्टर को दिए ताकि वो अंदर की ऊर्जा सोखकर अपनी शक्ति बढ़ा सके, और चेताया कि अगर शरीर सहन न करे तो तुरंत रुक जाए। चेन लुओ फिर कमरे में लौट आया और खुद क्रिस्टल सोखने लगा, पर हैरानी ये रही कि पिछली जिंदगी में जब उसने 8 क्रिस्टल एक साथ सोखे थे तो शरीर जवाब दे गया था, लेकिन इस बार उसने 20 लगातार सोख लिए, फिर भी कोई सीमा नहीं पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार उसकी क्षमता की हद कहां तक जाएगी। यह आदमी वाकई गजब का था ना, सिर्फ उसका पाला गया देसी कुत्ता अब मिथिकल जीव पिकाचू के बराबर था, जो पलक झपकते ही दर्जनों ज़ॉम्बीज को राख बना देता था। बल्कि उसने बेहद दुर्लभ स्पेशियल पावर भी जागृत कर ली थी। उसके पास सबसे ताकतवर टेलीपोर्टेशन स्किल वॉइड वॉक थी, और वो वॉइड सोर्ड जैसी घातक ऊर्जा भी बना सकता था। अफसोस वर्तमान स्तर अभी बहुत कम था, इसलिए वो वॉइड सोर्ड को लंबे समय तक नहीं बुला सकता था। बस 3 सेकंड के लिए वो बिस्तर पर थक कर गिर पड़ा। पिछली जिंदगी में ये वो स्किल थी जिसे वो 7वें स्तर पर मुश्किल से सीख पाया था, और इस जन्म में वो केवल दूसरे स्तर पर ही उसे थोड़े समय के लिए संकुचित कर पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद इस जीवन में वो वॉइड वॉकिंग को 9वें स्तर पर ही नहीं बल्कि उससे पहले ही पूरी तरह नियंत्रित कर सकेगा, और WG की अंतिम चाल डायमेंशनल ब्लेड को भी जल्दी प्राप्त कर लेगा। अगले दिन सुबह ड्यू
उत्साहित होकर अच्छी खबर देने आया। उसने कहा, चेनलुओ, तुम्हारा बताया तरीका सच में असरदार है। मैंने 7 क्रिस्टल सोखे और मेरी ताकत बहुत बढ़ गई। बगल में खड़ा धर्मा किंग भी जोश में चिल्लाया, मैंने लगातार 9 क्रिस्टल सोख लिए। ये सुनकर ड्यू हैरान रह गया। क्या ये कुत्ता मुझसे ज्यादा सोख सकता है? चेनलुओ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अलौकिक स्पेस से एक सेट उपकरण निकाला और उसे देते हुए कहा, नाश्ता खत्म करके इसे बदल लो, फिर साथ में ग्रानरी चलते हैं और कुछ सामान ले आते हैं। फिर वे रिहायशी इलाके के पार्किंग में पहुंचे, जहां ट्रक ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे। बिग एक्सू ने तुरंत इलेक्ट्रिक बैटन निकाली और बड़ा तमाशा करने की तैयारी कर ली। चेनलुओ ने वक्त रहते रोक लिया और कहा, ऐसी छोटी बातों को किंग संभालेगा। वो रैंडम लामा तुरंत अपने पुराने पेशे में लौट आया, छिपने की अपनी माहिर कला दिखाते हुए सबको दंग कर दिया। दर्शक खुद सोचने लगे कि लगता है मैं तो इस कुत्ते जितना भी काम का नहीं। ये देखकर चेनलुओ ने जल्दी से समझाया, चलो खुद की तुलना कुत्तों से मत करो। वो जो कर सकता है हम नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी ताकत होती है। फिर वे ग्रैनरी की ओर गाड़ी चलाकर पहुंचे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने वहां एक सफेद हड्डियों का ढेर पाया। इससे चेन लुओ के मन में बेचैनी होने लगी। ज़ॉम्बीज इंसानों को काटते हैं लेकिन कभी खाते नहीं। इंसान का शरीर इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ म्यूटेंट जीवों का काम है, जैसे चूहे या चींटियां, और ये सभी सामाजिक प्राणी हैं, यानी चाहे कोई भी हो, उनकी संख्या कभी कम नहीं होती। ये सोचते ही चेनलुओ ने तुरंत ड्यू को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीखी सिसकारियों की आवाज के साथ अंधेरे में ढेरों म्यूटेटेड चूहे सामने आ गए। संकट की इस घड़ी में धर्मा किंग फिर आगे बढ़ा। भले ही कुत्ता बिल्ली पकड़ता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसने साहस दिखाया और उन चूहों को अपनी तरफ मोड़ दिया। किसे पता था कि उन चूहों के झुंड में एक चूहा राजा भी था जो आत्मा प्राप्त कर चुका था। चूहा राजा के आदेश पर सारे चूहे पलटकर चेनलुओ और ड्यू पर टूट पड़े। इलेक्ट्रिक बैटन से ये निम्न स्तर के म्यूटेंट चूहे तो संभल जाते थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि रोकना मुश्किल हो गया। भयंकर लड़ाई के बाद चेनलुओ और ड्यू थक कर चूर हो गए। जल्दी ही ड्यू थकावट से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर चूहा राजा ने मौका देखकर 200 यार्ड की रफ्तार से उसकी तरफ झपट्टा मारा। सौभाग्य से ड्यू ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उस जानलेवा हमले को रोक लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जीव बिजली से प्रतिरक्षित है। हाई वोल्टेज बैटन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही चूहा राजा रहस्यमय ढंग से उसके सामने आ गया और अपने खून से भरे मुंह से सीधे बिग पिलर की गर्दन पर काट लिया। सौभाग्य से शरीर पर कवच था, जिससे ड्यू की जान बच गई। ये देखकर चेनलुओ के दिल में डर की चीख उठी। अगर ये ऐसे ही रहा तो कवच भी चीर देगा। इसलिए चेनलुओ ने तुरंत 2 बीफ स्टेक निकाले और चूहों की तरफ फेंक दिए। खाने के लालच में सारे चूहे बीफ पर टूट पड़े, लेकिन तभी चूहा राजा ने फिर मुंह खोला और उसी चूहे को काट खाया। ये देखकर चेनलुओ ने तुरंत वॉइड एरोज बनाई और चूहा राजा पर दाग दी। तभी उसे पीछे से अचानक मौत की आहट महसूस हुई, लेकिन उससे पहले ही चेनलुओ ने तलवार घुमाई और उस हमलावर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। नेता के बिना चूहों का झुंड जल्दी ही इलेक्ट्रिक बैटन से निपटा दिया गया। चेनलुओ ने फिर चूहा राजा के शरीर से एक लेवल 3 का क्रिस्टल निकाला और उसके आगे के दांत भी देखे, जो एक दुर्लभ खजाना थे। हथियार बनाने के लिए बेहतरीन सामग्री। अफसोस वो खुद बहुत देर तक खींचता रहा पर निकाल नहीं पाया। उसने तुरंत ड्यू को बुलाया। पलक झपकते ही ड्यू ने चूहा राजा के मुंह से वे दोनों दांत निकाल लिए। थोड़ी देर बाद चेनलुओ ने सुपरनैचुरल स्पेस खोला और ग्रैनरी के सारे सामान पागलों की तरह सोखने लगा। ये देखकर बिग पिलर दंग रह गया और जल्दी से पूछा, भाई चेन, तुम्हारा स्पेशल स्पेस कितना बड़ा है? चेनलुओ ने सहजता से जवाब दिया, ज्यादा नहीं, बस पैसिफिक ओशन जितना। और सुनो बिग पिलर, ये बात किसी को मत बताना, वरना हम सबके निशाने पर आ जाएंगे। ड्यू ने तुरंत भरोसा दिलाया, चेनलुओ चाहे गले पर तलवार रख दो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। इस सफर में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया।
कहा जा सकता है उन्होंने एक ही बार में हजारों टन अनाज ले लिया। लेकिन इस लड़ाई ने चेन लुओ को शक्ति के महत्व का गहरा एहसास दिलाया। अगर उसने उस वक्त वॉइड सोर्ड संकुचित न की होती तो शायद आज की यात्रा एक तरफा सफर बन जाती। घर लौटते ही उसने प्रशिक्षण योजना बनाई और तय किया कि लेवल 3 एस्पर बनने से पहले कभी बाहर नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में वो दिन रात क्रिस्टल सोखने लगा और अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहा। लगातार मेहनत के बाद 3 दिन में चेन लुओ तीसरे स्तर का एस्पर बन गया। अब वो वॉइड सोर्ड को 20 सेकंड तक बनाए रख सकता था। बिग पिलर और धार्मा किंग का स्तर भी दूसरे लेवल तक बढ़ गया। हालांकि इन दिनों सबकी शक्ति तेजी से बढ़ी, लेकिन रसोई का हाल बुरा हो गया था। तीनों मर्दों ने सब गड़बड़ कर रखी थी। ये देखकर चेन लुओ को अपनी रसोइया मायू याद आ गई, जो पहले उसके घर में रहती थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि तेज तर्रार भी। खाना बनाना तो उसका हुनर था। उसे याद आया कि वो पास के 6 स्टार होटल में शेफ थी। जब प्रलय फैली होगी तो वहीं काम कर रही होगी। ये सोचकर चेन लुओ ने तुरंत उस होटल जाने का प्रस्ताव रखा। थोड़ी ही देर में सब लोग मायू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन होटल छान मारने के बाद भी कोई जिंदा इंसान नहीं दिखा। तभी एक वेट्रेस भागती हुई उनके सामने आई और चिल्लाई, दोनों डैड्स मुझे बचाओ। सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंत में पहले पाखंडी लोगों को मरना चाहिए, लेकिन ये औरत अंधविश्वास नहीं मानती थी। उसने तो अपनी दया दिखाकर कुछ अमीर लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उन जानवरों ने उल्टा उसे ही दोषी ठहराया। कहने लगे मायू ज्यादा जगह घेरती है, उसके साथ झगड़ा भी किया, और औरतों ने तो उसे जॉम्बीज के हवाले करने तक की बात कह दी ताकि एक खाने वाला कम हो जाए। मायू को यकीन नहीं हुआ कि जिन्हें उसने बचाया वही अब उसे मारना चाहते हैं। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सब नकली भेड़ के कपड़ों में भेड़िए निकले। चाहे वो कितनी भी मिन्नतें करती रही, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया और आखिर में उसे बेरहमी से कमरे से बाहर धक्का दे दिया। इसी पल मायू ने उनकी असली शक्लें देख ली। उसे अफसोस हुआ कि क्यों उसने उन जानवरों पर रहम खाया। अगर अब कोई मेरा बदला ले सके तो मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। तभी 2 जॉम्बीज अचानक उस पर झपटे दांत और पंजे निकाले। मायू ने सब कुछ छोड़ दिया, आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार किया। लेकिन ठीक उसी वक्त चेन लुओ समय पर पहुंचा। उसने एक लात मारकर जॉम्बीज को दूर फेंक दिया और उसे बचा लिया। तभी चेन लुओ उत्साह में बोला, मेरी प्यारी छोटी शेफ, तुम सच में कमाल की हो। मैं जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने आया हूं। डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। ये सुनकर मायू इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखें भर आईं। वो रोक नहीं सकी। एक क्षण में अभूतपूर्व सुरक्षा की भावना उस पर उमड़ पड़ी। वह अभी कुछ कहना ही चाहता था। चेन लुओ ने एक हाथ से उसे ढक लिया। उसने अपने मुंह से इशारा किया कि वह बाद में इसके बारे में बात करेगा। इसी क्षण बहुत सारी जॉम्बीज पहले ही उनके चारों ओर घेर चुकी थीं। ये देखकर दोनों ने तुरंत जॉम्बीज से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्होंने सारे जॉम्बीज को साफ सुथरा मार गिराया। ये दृश्य कमरे में बैठे समूह ने भी देख लिया। दोनों को इतना शक्तिशाली देखकर वह महिला सेलिब्रिटी तुरंत कमरे से बाहर निकल आई और अव्वल भी बेशर्मी से बोली, मुझे डर है कि दोनों मेरे फैन हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आप सभी से प्यार। लेकिन चेन लुओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और पीछे पड़े घोड़े की मदद से उसे उठाया। इस समय चेन ए ने मायू को भी देखा। उन लोगों को देखकर मायू के भावनात्मक उतार चढ़ाव से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। निश्चित ही उसने कुछ कष्ट झेला होगा। इसलिए चेन एनोअर ने जल्दी से उससे पूछा कि अभी क्या हुआ था, बताओ और मैं तुम्हारे लिए निपटा दूंगा। मायू अब अपनी भीतरी भावनाओं को दबा नहीं सकी। वह जोर से विलाप करने लगी। फिर उसने जो अभी हुआ था सुनाया। उसने जैसा था वैसा ही चेन लुओ को बताया। अचानक मैंने एक सूट में आदमी को मुस्कुराते हुए देखा। उसने कहा, छोटे भाई, इस औरत की जान सस्ती है, उसकी परवाह मत करो, बस उसे सुरक्षित घर पहुंचा देना। मैं अभी तुम्हें 2 लाख दे दूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, बिग पिलर ने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। पैसे होने से असर तो पड़ता है, पर मेरे जीवन में जो बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वह यह है कि तुम लोग मेहरबानी का बदला बैर से चुकाते हो।
एक आदमी को थप्पड़ लगा और वह अभी भी अनवरत बोलता रहा। अभी हमने गलती की, तुम्हारी क्रोध की वजह से तुमने अपने दोस्त की भी मदद की। क्या तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हो? इस प्रस्ताव पर कोई तुरंत उत्तर नहीं आया, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे आज हार मानने का मूड नहीं है, मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। छोटे मालिक आज अच्छा मूड में हैं, मैं तुम्हें कुत्ते की जिंदगी छोड़ दूंगा। मैं तुम सबको बांध दूंगा। कि तुम बच पाओगे या नहीं, ये तो तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। ये सुनकर सूट वाला आदमी गुस्से में बोले, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें मारने में क्या फर्क पड़ता है? जब तुमने तुरंत मायू को बाहर फेंक दिया तो उसे मराने और उसे फेंकने में क्या फर्क है? यह सुनकर महिला सेलिब्रिटी और भी ज्यादा डर गई। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और चेन लू से भीख मांगने लगी कि उसे माफ कर दे। इस बार तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं अभी तुम्हारे साथ बास्केटबॉल भी खेल सकती हूं। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई कि चिन लुओ ने सीधे 2 साल और आधा वर्षों से पहना हुआ एक मोजा लेकर उसके गंदे मुंह को दबा दिया। जारी रहने दो और उसे 5 फूलों से बांध दो। कुछ देर बाद वह समूह घमंड से होटल से बाहर निकला। घर लौटने पर चेन लुओ ने मायू से पूछा, हाल ही में क्या तुम्हें अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस हुआ है? क्या तुम्हारी कोई खास शक्ति जागृत हुई? यह सुनकर मायू ने तुरंत कहा कि कल उसके सिर में अचानक दर्द हुआ और शरीर में गर्मी का एहसास फैल गया। चाहे उन्होंने सुपर पावर पाई हो या नहीं, मैं भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हूं। शिनलुओ ने उससे कहा, यही सुपरनैचुरल पावर के जागरण का संकेत है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नियंत्रित करना सिखाऊंगा। कुछ ही देर बाद मायू ने चेनलुओ के तरीके का पालन किया। हथेली में एक ज्वाला संघनित हुई। ये देखकर चेन लाला खिल उठा। ये इस बार एक खजाना मिलने जैसा था। मैंने नहीं सोचा था कि वह आग तत्व का उपयोग करता होगा। कहा जाता है कि सुपरनैचुरल ज्वाला से पकाए गए व्यंजन और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। चेनलू सह नहीं पाया और सामग्री निकालकर उसे अपनी कला दिखाने दिया। कुछ ही देर में मायू ने आग तत्वीय क्षमता का उपयोग करके एक बड़ी मेज पर स्वादिष्ट खाने परोसे। स्थिति देखते ही दोनों ओर कुत्ता तुरंत खुश होकर दावत करने लगे। ये भोजन कई लोगों के लिए इतना संतोषजनक था कि सभी मायू के हुनर की प्रशंसा करने लगे। वह वाकई अद्भुत था। शराब और भोजन से पेट भरने के बाद चेन लुओ ने मायू के ठहरने के लिए एक कमरा तैयार किया और कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अब से मुझे बताना। आगे के दिनों में चेन लू हर दिन क्रिस्टल सोखता रहा ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। सारे क्रिस्टल सोखने के बाद वह चौथे स्तर पर बढ़ने से सिर्फ 1 कदम दूर था। इसलिए चेनलुओ ने पहले कुछ क्रिस्टल इकट्ठा करने और फिर 2 बहनों एनिआई और मिलान से मिलने का निर्णय लिया। वह अपोकलिप्स के प्रकोप के 10वें दिन से था। अगर उसने जल्द ही उन्हें मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया तो किसी और के वहां पहुंचने की संभावना थी। फिर चेनलुओ ने डीयूयू को बुलाया और मायू को खुद की रक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रिक स्टिक सौंप दी। संक्षिप्त समझाने के बाद चेनलुओ ड्यू और फावांग के साथ समुदाय छोड़कर निकला। जल्द ही वे रास्ते में ज़ॉम्बीज का शिकार करके मारते हुए 700 से अधिक क्रिस्टल प्राप्त कर लाए। इस समय वे उन क्षेत्रों में भी पहुंचे जहां मी बहनें थीं। इसलिए चेनलुओ ने तुरंत फाडब्ल्यूला से कहा कि दूसरी मंजिल की स्थिति जांच कर ले। अगर उसे घर में जीवित लोगों की मौजूदगी की गंध मिले तो जोर से चिल्ला दे। पर उससे पहले चेनलुओ के कहने पर फा वांग अचानक पास की झाड़ियों में दांड़ गया और फिर फूलों की क्यारी से एक सफेद बिल्ली निकाल लाई। बिल्ली को देखकर चेनलुओ, जो बिल्ली प्रेमी है, ने तुरंत फा वैंग को संकेत दिया कि उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। पर उसी क्षण चेनलुओ के मन में मदद की पुकार अचानक गूंजी। जल्दी अपना मूर्ख कुत्ता मुझे छोड़ दे। चेनलू ने तुरंत समझ लिया कि यह एक बिल्ली है जिसके पास मानसिक टेलीपैथिक संवाद की क्षमता है। आमतौर पर केवल उच्च स्तरीय मानसिक क्षमता के उपयोगकर्ताओं के पास ऐसी क्षमता होती है। इसलिए उसने जान लिया कि उसे यह अपना बनाना होगा। चेनलुओ ने तुरंत फा वांग के मुंह से बिल्ली को बचाया और उसे डांटा, तुम इतने असभ्य कैसे हो? बगल की बिल्ली ने भी फा वांग की बेइज्जती करते हुए डांटा,
मैंने उसे उकसाया नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारा कुत्ता आकर मुझे काटने लगा और नहीं छोड़ा। ये सच में घटिया है। चेन लो ने तुरंत सहमति जताई। दुनिया को बचाओ, दुनिया को बचाओ और इस छोटे बिल्ली को भी। क्या तुम एक रे बिल्ली हो? क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? मेरे पास सूखी मछली है। पर बोलते बोलते नी अचानक प्रकट हुई और बिल्ली को छीनते हुए जोर से चिल्लाई, तुम हमारी परंपरा राइस के साथ क्या करने वाले हो? अप्रत्याशित रूप से राइस। बिल्ली, शायद पालतू ने संघर्ष किया और चिल्लाया कि वह बुरा नहीं है, मुझे चलने दो जल्दी। तुरंत राइस बंधनों से मुक्त हो गया, चेनलो के पास भागा और एक छोटी सूखी मछली के लिए दरख्वास्त की। मैं 3 दिनों से भूखा हूं। यह सुनकर चेनलो के दिमाग में एक चालाक विचार आया। सोचने लगा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर उनकी मेरे प्रति छवि सुधार दूं। अगर मैं इसे सीधे दे दूंगा तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि मेरे पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है। वे इतनी देर से यहां हैं पर अभी तक राइस दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि वह घर पर नहीं है। तो चलो छोटी बहन एम से शुरुआत करते हैं। चेनुआ ने सुझाया, यहां नजदीक एक बड़ा सुपरमार्केट है, क्यों ना हम मिलकर सहयोग कर वहां जाकर साथ में सामान ले। वहां सुपरमार्केट में जरूर सूखी मछली होगी। इस प्रस्ताव को सुनकर राइस ने तुरंत अभिव्यक्त किया कि यह एक अच्छा विचार है। मैं महसूस कर सकती हूं कि उसे मुझ में बुरा इरादा नहीं है। चलो साथ चलते हैं। लेकिन मैं अभी भी उस अजनबी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती सी लग रही थी। इस पर राइस अधीरता से बोला, अगर ऐसा है तो बस मेरे घर पर मेरा इंतजार कर लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आऊंगा। ये सुनते ही नी ने तुरंत कहा, किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी? तुम लोग मेरा यहां इंतजार करो, मैं बिल्कुल अभी लौट आऊंगी। और कुछ ही समय में नी एक बर्तन सिर पर पहनकर और हाथ में नूडल स्टिक पकड़े हुए सभी के सामने प्रकट हुई। यह नजारा देखकर चीना लगभग अपने पुराने खून को थूक देते। स्पष्ट था कि इस लड़की को जॉम्बी शिकार का अनुभव नहीं था, वरना वह इस पोशाक में बाहर आकर जॉम्बीज से नहीं लड़ती। इसके बाद समूह ने एक दूसरे का परिचय कराया। हालांकि जैसे ही सभी सामान लेने निकलने की तैयारी कर रहे थे, अचानक जॉम्बीज का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। ये देख 2 बड़े आदमी तुरंत मी के सामने खड़े हो गए और मी ने तुरंत उन दोनों पुरुषों पर एक बफ स्किल लगा दी, जिससे उनकी ताकत में 30% की वृद्धि हुई। बॉस के बीएल के साथ वे दोनों जॉम्बीज को सब्जी काटने की तरह काट रहे थे। उन्होंने जल्दी से ज्यादातर जॉम्बीज से निपट लिया, पर जैसे ही आखिरी जॉम्बी नी पर छलांग लगाने वाला था, चेन लुओ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो, इसे मुझे संभालने दो। फिर भी यह प्रस्ताव नी ने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा अपनी बहन के पीछे नहीं छुप सकती। जल्दी या देर से मुझे खुद इन सब का सामना करना होगा। ये देखकर डूजू ने तुरंत अपने हाथ में रखी लोहे की छड़ मे को दे दी और कहा कि यह मीना की रोलिंग पिन से ज्यादा प्रभावी है। लोहे की छड़ी लेने के बाद मे ने जल्दी से अपने ऊपर स्ट्रेंथ बुफ लगाया और फिर अपने हाथ में थीली हुई छड़ी से जॉम्बी के सिर पर प्रहार किया। जॉम्बी के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। छड़ी जैसे झमाझम बारिश की तरह उसे लगातार मारती रही। इस दृश्य ने सीधे चिन लुओ को हैरान कर दिया। स्टोन केव लड़की, तुम बहुत ही जोरदार हो। मिली जो प्रतिक्रिया दी, वह तुरंत अपनी ही हरकतों से उल्टी कर देने पर मजबूर हो गई। ये देखकर चेन लुओ ने तुरंत मिली को पानी की एक बोतल दी और उसे सांत्वना दी। तुमने अभी अच्छा किया, धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। इस इशारे ने तुरंत मिली पर चेन ओ का अच्छा प्रभाव छोड़ा। फिर सभी साथ में सुपरमार्केट पहुंचे। अंदर के अंतिम काम निपटाने के बाद चेन लुओ ने मिली को इशारा किया कि अपनी पसंद का खाना चुनो, जितना चाहो ले लो। और चेन लुओ ने समझौते के अनुसार मिली के लिए कुछ छोटी सूखी मछलियां ढूंढी। इससे छोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। लेकिन तभी दूर से राजा अचानक मिली की ओर भागा और बार बार भौंकने लगा। भौंक सुनकर मिली तुरंत पीछे मुड़ी और सामने आने वाले जॉम्बी को देखकर बहुत डर गई। उसने पास रखे अपने शॉपिंग बैग को उठाकर जॉम्बी की ओर जोर से फेंक दिया
और फिर उठकर भागी, पर अनपेक्षित रूप से वह चेन लुओ से टकरा गई जो उसकी ओर भाग रहा था। मिली के पीछे बेकरार पीछा कर रहे ज़ॉम्बी को देख